हेलो एवरीवन। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पढ़ेंगे, भारतीय संविधान। उसमें सबसे पहले आती है उद्देशिका। आत्मा है संविधान की, इसको याद कर लें आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा के बाद देखिए थोड़ा सा आपको मिटा हुआ लग रहा होगा, वो तथा है। तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 26 नवंबर को चूंकि संविधान इन्फोर्स हुआ है, इसलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये भी आपको बात याद रखना है। अब यहाँ से इसके बाद शुरू होता है आपका भाग 1। संविधान के भाग 1 में सिर्फ और सिर्फ 4 अनुच्छेद हैं, जिसमें से पहला अनुच्छेद क्या कहता है? पहला अनुच्छेद कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ये बताता है कि भारत का नाम, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इसमें बहुत सारे राज्य हैं और राज्य के अलावा राज्यों के क्षेत्र हैं। ये सब चीज़ें सेक्शन 1 में बताई गई हैं। आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 की बात करें, आर्टिकल 2 में बताया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना होगी और कौन करेगा? ये संसद करेगी, ब्रैकेट में हमने लिखा है। तीसरा पॉइंट है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अगर कोई परिवर्तन करना है राज्यों में तो वो भी संसद करेगी। और ये सारे के सारे राज्य को मिलाना या एक राज्य से 2 राज्य बनाना, ये सारे काम संसद के हैं, संसद करती है। फिर आप आ जाइए भाग 2। भाग 2 में नागरिकता को पूरा बताया गया है, जैसा कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब जब भारत, ये संविधान लगा भारत में लागू हुआ, उस वक्त से ठीक 5 साल पहले तक जो आदमी भारत में रह रहा था वो भारत का नागरिक है, नागरिकता है उसके पास। छठा कहता है अनुच्छेद आर्टिकल पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। मतलब हुआ क्या था, 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग ध्यान रखिएगा, जो लोग भारत से पाकिस्तान को चले गए, 1 मिनट पहले 6 पढ़िए, 6 को पहले आप पढ़िए। पाकिस्तान से भारत को परिवर्जन करने वाले, पहले ये पढ़िए ना। पाकिस्तान से भारत को परिवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, अनुच्छेद 6 है। तो हुआ क्या, 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग भारत में आ गए थे वो नागरिक हैं, और अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं तो उनको अनुमति लेना पड़ती है एक प्राधिकारी से, तो वो नागरिक माने जाते हैं भारत के। 7वां, जो भारत से पाकिस्तान को चले गए, 7वें को समझ लें, पाकिस्तान को परिवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग भारत से चले गए वो नागरिक नहीं कहलाएंगे, मगर इससे जस्ट पहले जो हमने से आर्टिकल 6 में पढ़ा है कि 19 जुलाई
1948 तक वो फिर वापस आ गए हों या इसके बाद आए हों तो उन्होंने अनुमति ले ली हो तो भी वो भारत के नागरिक हैं। आर्टिकल 8 पूछा गया था एचजीएस में, भारत मेंस में, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। हुआ क्या, भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं और उन्होंने क्या हुआ, वहाँ का हर देश में अपना एक राजनयिक होता है, उस काउंसिल से वहाँ पर उन्होंने आवेदन किया हो और उन्होंने रजिस्ट्रीकृत कर लिया हो कि भाई आप नागरिक हैं, तो वो भी भारत का नागरिक कहलाएगा। फिर आप आ जाइए सेक्शन नंबर 9 में, विदेशी राज्य की नागरिकता। स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना, जो कहीं और की नागरिकता ले लेता है तो अब वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर सेक्शन 10 में आ जाइए, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है सेक्शन 10, लिखा है इसमें नहीं है। 11वां जरूरी है, 11वां को हमने छोटे से लिखा, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। कोई भी अधिकार नागरिकता के बारे में कोई भी परिवर्तन करना है तो संसद करेगी। यहाँ पर भाग 2 खत्म हो गया नागरिकता। भाग 3 आ जाइए, जो कि मूल अधिकार से संबंधित है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका विस्तार है। आर्टिकल 12 में आपको राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्य, उनके विधानमंडल के राज्य तथा भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन जितने भी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी हैं वो सारे के सारे राज्य के अंतर्गत आते हैं। राज्य बहुत बड़ा शब्द है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मतलब जो भी भारत के अंदर कार्यरत प्राधिकरण है, प्राधिकारी हैं, वो सारे के सारे राज्य के अंदर आ रहे हैं, ये अभी हमने आपको बताया। 13 में आ जाइए, आर्टिकल 13 कहता है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अगर कोई भी ऐसी विधि है जो पहले से प्रवृत्त है या अब बनाई गई है, तो वो अगर पहले से प्रवृत्त है तो अगर वो असंगत हो तो वो शून्य होगी, और अब आप कोई ऐसी विधि नहीं बना सकते जो कि संविधान के उपबंधों का उल्लंघन करती हो। ये 13 बताया गया, इसमें बहुत डिस्क्रिप्शन है, हम आगे आपको पढ़ाएंगे। 14 में बताया गया है समता का, विधि के समक्ष समता का अधिकार। ये भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, ये पूछा जाता है, ना कि सिर्फ नागरिकों को, सभी व्यक्तियों को प्राप्त है ये अधिकार। फिर 15 में आ जाइए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। भारत में कभी भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, किसी भी स्तर पर नहीं किया जाएगा। बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको भी हम आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करेंगे। 16 में बताया गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। भारत के सभी नागरिकों को कहीं पर भी लोक नियोजन में अपनी नौकरी पाने के लिए अवसर की समता दी जाएगी, समान अवसर दिए जाएंगे, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा बताता है से आर्टिकल 16। 17 में आ जाइए, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता किसे कहते हैं? अनटचेबिलिटी, पहले छुआछूत की जो बात थी वो, उसका अंत किया जाता। पूछा जाता है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है या कहाँ है, तो संविधान में है और अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत कर दिया गया है। राज्य केवल सेना, विद्या या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि नहीं देगा, ऐसा बताया गया है आर्टिकल 18 में। 19 में बताया गया है वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारियों का संरक्षण। ये आपको भारत में कहीं पर भी कुछ भी बोलने की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है। दूसरा पॉइंट है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार है आपको। तीसरी बात है संगम या संघ बनाने का अधिकार है आपको। और फिर चौथी बात है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध
संचरण का अधिकार है आपको, कहीं पर भी आप जा सकते हैं। 5वीं बात है राज्य के किसी भाग में निवास करने का अधिकार है आपको। और 6ठी बात में कही गई है कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का आपको हर नागरिक को, आपको का मतलब हर नागरिक को ये अधिकार प्राप्त है भारत में। फिर आप आ जाइए सेक्शन नंबर 20 पर, इम्पोर्टेंट है अपराध के लिए दोष सिद्धि के बारे में संरक्षण। ये क्या कहता है, इसका क्या मतलब है? ये कहता है कि आपको तभी अपराधी माना जाएगा, तभी दंडित किया जाएगा जबकि सचमुच में आपने किसी विधि का उल्लंघन किया हो। दूसरी बात आपको बताई गई है, एक बार अगर आप एक अपराध के लिए दोष सिद्ध कर दिए गए हैं तो दोबारा उसका लिए आपको दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरी बात कही गई है किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति का अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। ये 20(3) में बताई गई है बात। फिर 21 में आ जाइए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। किसी व्यक्ति को, इसमें कहा गया किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्य किसी आधार पर नहीं। इंपॉर्टेंट सेक्शन है बहुत ज़्यादा, हम इसको बहुत डिटेल में आपको आगे बताएंगे। फिर आप आ जाइए 21 का शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। राज्य जो है 6 से लेकर 14 साल तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा, प्रदान करेगा। 22 में कहा गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 22 कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसकी गिरफ्तारी के कारण पहली बात तो उसको बताए जाएंगे। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक आप निरोध नहीं करेंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसको किसी उससे संबंधित मजिस्ट्रेट को सुपुर्द करेंगे उस व्यक्ति को। इसमें 24 घंटे यात्रा के दौरान को छोड़ के होंगे। और तीसरी बात है, ये 1 और 2 सेक्शन उस व्यक्ति पर नहीं लगेंगे जो तत्समय शत्रु है, शत्रु अन्य देशी किसी और देश का है और हमारे देश के लिए दुश्मन है वो। दूसरी चीज़, निवारक निरोध के अनुसार किस कोई ऐसे नियम के अनुसार उसको निरुद्ध किया गया है कि जहाँ पर गोपनीयता बनाए रखना ज़रूरी है। फिर आप आ जाइए सेक्शन नंबर 23 में। 23 क्या कह रहा है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती बंधुआ मजदूर वगैरह बना के नहीं रखा जा सकता। 24 कहता है कारखानों आदि में बालिकों के नियोजन का प्रतिषेध। ये कहता है कि 14 साल से कम वर्ष के किसी आयु के बच्चे को किसी खतरनाक काम में या कारखाने में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर ये ऐसा कोई कर रहा है तो वो कानून का उल्लंघन कर रहा है। सेक्शन 25 में बताया गया है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मनाने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा अन्य भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मनाने का हक है। फिर सेक्शन 26 क्या कह रहा है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। कोई भी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए हर व्यक्ति प्रत्येक संप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय जो है अपने धार्मिक और प्रयोजनों के लिए किसी स्थान की स्थापना कर सकेगा, धर्म के रूप में अपनी संपत्ति को खरीद सकेगा और उसका प्रशासन कर सकेगा, ऐसा बताता है आर्टिकल 26। 27 में आ जाइए, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। इसमें एग्जैक्टली ये बताया गया है कि कोई विशेष धर्म को मान लीजिए कोई आदमी मान रहा है और वो आप पे जोर नहीं दे सकता कि आप उसके मामलों में कंट्रीब्यूट करिए। ठीक, आप चाहे तो मना कर सकते हैं, भाई हम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ये कोई बर्डन नहीं है हमारे ऊपर, ये बताता है 27। 28 में क्या कह दिया गया है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना करने का
उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। होता क्या है एग्जैक्टली, कोई अगर राज्य से पूर्णतः पोषित संस्था है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बताया गया है कि अगर इस तरह की कोई संस्था नहीं है तो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। मगर तीसरी बात पे तीसरे पॉइंट में कहा गया है किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध बाध्य नहीं किया जाएगा, और अगर वो माइनर है तो उसके अभिभावक की अनुमति के सहमति के बिना आप उसको धार्मिक शिक्षा के लिए देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें बता दी गई 28 में। 29 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसका क्या मतलब है, अल्पसंख्यक वर्ग जो भारत के हैं, भारत में रहने वाले हैं, उनको अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, मूल, वंश या इसमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट, फिर आ जाइए सेक्शन 30 में, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। धर्म या भाषा पर आधारित जो भी, पहला पॉइंट है, आधारित अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। इसी में आगे कहा गया है एक का के खंड में कि वो अपनी संपत्ति से शिक्षा संस्था को खरीद सकते हैं, अर्जन कर सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं। और 30(2) मतलब आर्टिकल 30 का खंड 2 क्या कह रहा है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वो धर्म या भाषा पर आधारित है या अल्पसंख्यक वर्गों के प्रबंध के लिए है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सेक्शन 30 था। फिर 31 खा में एक बात बताइए की गई है, इसमें 31 खा लिखा नहीं है, आप हमारे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, सुन सकते हो। कुछ अधिनियमों और 31 खा कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। इसमें ये बात बताई गई, ये नवी अनुसूची के बारे में है, इसमें हम आगे आगे आपको एक्सप्लेन कर देंगे, डिटेल्ड बता देंगे। फिर 32 में बताया गया है, सेक्शन 32, कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। ये सेक्शन उपचार से रिलेटेड है। ये क्या कहता है कि इस भाग में परिवर्तित कोई भी अधिकार को उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है, गारंटी लेता है। ये उपचार का पहला पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट बताया है किन किन का उपचार मिलेगा आपको, उच्चतम न्यायालय में किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश, आदेश या रिट, जिनके अंतर्गत रिट कितनी है ये याद रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण पहली, दूसरी परमादेश, तीसरी प्रतिषेध, चौथी अधिकार प्रक्षा, और फिर उत्प्रेषण रिट, इन सबको निकालने का अधिकार होगा। ये बात याद रखें, इन सब चीज़ों का आपको उपचार यहाँ पर आर्टिकल 32 में मिलेगा। 33 को समझ ले, 33 क्या कह रहा है, छोटा लिखा हुआ है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि के लागू होने में उपांतर करने की शक्ति। संसद क्या कर सकती है कि जो इस भाग में जो भी अधिकार हैं तो संसद बलों आदि को इसमें परिवर्तित कर देगी कि ये मतलब उसमें चेंज कर सकती है, उपांतरण कर सकती है, इस विशेष वर्ग को ये नहीं लगेगा, ऐसा कुछ। 34 में कहा गया है सेना जब सेना विधि के लागू होने पर है, इस हम पढ़ रहे हैं उसको समझें। जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्तित है तब इस भाग का द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। अगर कहीं सेना विधि लगा दी गई, मार्शल लॉ है, तो फिर ये जो आपका भाग 3 है, ये उसके सारे जो आर्टिकल्स हैं वो परिवर्तित नहीं होंगे। और लास्ट सेक्शन है इसका 25 में, 35, इस भाग, गलत 36 लिख गया है, 35 है ये, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी कराने के लिए विधान। संसद इस भाग में जो भी अनुच्छेद दिए गए हैं उनको प्रभावी कराएगा, ऐसा वर्णन किया गया है 35 में।
36 से अब आपका भाग 4 शुरू हो गया। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। आप समझ लें थोड़ा बहुत इसके बारे में। राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में खास बात ये है, ये भाग 4 में है। दूसरी चीज़ ये है, ये कोर्ट में इन्फोर्सबल नहीं है, प्रवर्तित नहीं किए जा सकते, मतलब इनके उल्लंघन पर आप केस नहीं कर पाएंगे। मगर इनकी ज़रूरत क्या है, ये राज्य को सुचारू रूप से चलाने में काम आते हैं। 36 में परिभाषा दी गई है किसकी, राज्य की। 37 में बताया गया है इस भाग में अंतर्निहित तत्वों का लागू होना। इस भाग में बताया गया है, 37 में ही बता दिया गया है। ये भाग जो इस भाग के जो भी आर्टिकल हैं वो न्यायालय में परिवर्तित नहीं है, मगर राज्य को चलाने के लिए, राज्य को लागू कराने का कर्तव्य देते हैं राज्य को, कि राज्य इनको लागू कराए। ये कर्तव्य है, अधिकार नहीं है। फिर आप आ जाइए 29 में। 29 सेक्शन यहाँ पर हमने लिखा है, छोटा लिखा हुआ होगा, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। क्या मतलब है इसका, राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति तत्व? जैसे पहला पॉइंट है, पुरुष और स्त्री को समान जीविका के पर्याप्त साधन मिले हैं, सारे लोगों को एक समान अधिकार मिले, सारे लोगों को एक समान शिक्षा मिले, पुरुष स्त्री दोनों को समान वेतन मिले, और बालकों वगैरह की रक्षा की जाए। मतलब ये सारी चीज़ें नीति निदेशक तत्वों में आती हैं। ऐसा निर्देश करता है कि ऐसा किया जाए। ये 29 के ही भाग चीज़ें लिखी हुई हैं 29 सेक्शन की। पुरुष स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, पुरुषों और स्त्रियों का समान व्यय के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन हो। फिर 39 का में कहा गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के सभी नागरिकों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मिलना चाहिए, ऐसा कहा गया है 39 का में। 29 नहीं, 29, शायद हम इससे पहले 29 कह दिए हैं, तो 39 है, 29 नहीं है, सॉरी फॉर दैट। फिर आपको आना है सेक्शन नंबर 39 के बाद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में कहा गया है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ नाम याद रख लें आप। फिर आप आ जाइए 42 में। 42 में प्रसूति महिलाओं के बारे में बताया गया है। 43 में कर्मकार मजदूरों के बारे में बताया गया है। 44 इम्पोर्टेंट सेक्शन है। 44 में बताया गया है समान नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ये इम्पोर्टेंट बात है, इसी पर आजकल सरकार काम कर रही है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक जैसी सिविल संहिता होना चाहिए, उनके अलग अलग तरीके से सिविल अधिकार नहीं होना चाहिए। फिर आप आ जाइए 46 सेक्शन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और किन्हीं ऐसे और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। इसका मतलब क्या है कि जो भी दुर्बल या अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, इनके हितों की रक्षा की जाना चाहिए, इन्हें सामाजिक रूप से कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सॉरी। फिर आप आ जाइए सेक्शन नंबर 48 का। पूछा जाता है पर्यावरण का, कहाँ लिखा है ये 48 का, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा। ये पूछा जाता है किस आर्टिकल में, तो ये है 48 का में। आर्टिकल 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये बहुत पूछा जाता है। सबसे खास बात क्या है, तो ये है कार्यपालिका अलग काम करेगी, न्यायपालिका अलग करेगी, ये एक दूसरे को इंटरफेयर ये लोग नहीं करेंगे, जिससे सुचारू रूप से कार्य चलता रहेगा। 51 का में, 51 का एग्जैक्टली 4 का भाग 4 का है ये, और 51 का अनुच्छेद है जिसमें मूल कर्तव्य बताए गए हैं। मूल कर्तव्य आपको पता है, संविधान की रक्षा करना, राष्ट्रगान को गाना, ये सब। अब भाग 5 शुरू हो गया। भाग 5 में सबसे पहला अनुच्छेद है 52, भारत का राष्ट्रपति।
कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब आप हमारे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं अनुच्छेद को, क्योंकि अनुच्छेद के नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मैटर ज़रूरी है। 53 में बताया गया संघ की कार्यपालिका शक्ति। इसमें कहा गया संघ की कार्यपालिका शक्ति की जो है राष्ट्रपति के नाम से संचालित होगी। 54 में बताया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरी चीज राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, जो कि 54 में बताया गया है। 55 में बताया गया निर्वाचन की रीति को कि किस तरह से होगा। 56 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि जो है 5 वर्ष की होगी। 57 में बताया गया है राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। इसमें बताया गया राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित होने के लिए पात्र है। फिर 58 में बताया गया राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं, क्या क्या ज़रूरतें हैं। भारत का नागरिक हो, पहली बात। दूसरी बात, भारत 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी बात, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो। ये 3 अर्हताएं हैं, ये होना चाहिए। फिर 59 में बताया गया राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें कि अपने पद को ग्रहण करने से वो के अतिरिक्त कोई और वेतन वगैरह नहीं प्राप्त करेगा, ये सब बताया गया है। 60 में राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी या शपथ या प्रतिज्ञान कराया जाएगा। 61 इम्पोर्टेंट है। 61 बताता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये बताता है। इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, महाभियोग लगाया जाता है तो पहले कोई भी संकल्प पारित होगा 104 के, फिर उसको 1/4 बहुमत से संकल्प पारित होगा, उसको उसी सदन के 2/3, और इसमें ये एक बात याद रखना, 2/3 लोग जो हैं बहुमत से उस संकल्प को पारित करेंगे, प्रस्ताव लाएंगे, फिर 2/3 पारित करेंगे, फिर दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन जब उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा तो राष्ट्रपति को उसमें अपनी प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। प्लस अगर दूसरे सदन ने भी 2/3 सदस्यों की संख्या से उस महाभियोग को पारित कर दिया है तो राष्ट्रपति को उस पद से हटा दिया जाएगा। 63 कहता है और राष्ट्रपति हटने के 6 महीने के अंदर दूसरा राष्ट्रपति नियुक्त कर लिया जाएगा। फिर अब बताई गई ये बात 63 में भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 63 में है ये बात। और 64 में बताया गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, मतलब उसका स्पीकर होता है, वो स्पीकर होता है। फिर आकस्मिक अगर वो हो गई है, कोई दिक्कत आई है तो राष्ट्रपति क्या करता है, उस पर राष्ट्रपति के कामों को करता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? संसद के दोनों सदनों में मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। क्या इसकी योग्यताएं होना चाहिए? सीधी सी बात है। पहली बात, वो नागरिक हो। दूसरी बात, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो। तीसरी बात है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की उसमें अर्हता हो, योग्यता हो, कैपेबिलिटी हो। फिर आप आ जाइए सेक्शन नंबर 72 में। 72 में बताया गया है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडावेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। राष्ट्रपति को किसी भी मामले में क्षमा करने, मामले का रोक देने, ठीक, या लघुकरण या परिहार मतलब होता है उस सजा के बदले कुछ भी कम करके दे देना। लघुकरण में छोटा होता है, परिहार में उसको जो चाहे उसमें कन्वर्ट कर दे। फिर 75 में बताया गया मंत्रियों के बारे में उपबंध। इसमें एक बात आपको याद रखना है कि जो भी मंत्री होंगे वो पूरी मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या के 15% लोग मंत्री परिषद में होंगे, ठीक, ये बात याद रखिएगा। और इसी के 75(3) में बताया गया है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये बहुत बार प्री में आया है।
फिर आप आ जाइए 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। अब आपको सिर्फ सेक्शन याद रखना है, वीडियो हमारा पॉज करके आप सेक्शन देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं। 79 में संसद का गठन है। 80 में राज्यसभा की संरचना है। राज्यसभा में कितने लोग होना चाहिए? 238 प्लस 12, 12 जो है संघ राज्य क्षेत्रों के हैं, 12 राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है आर्टिकल 81 में, जिसमें संख्या कितनी हो सकती है? 530 प्लस 20, 20 जो है संघराज क्षेत्र के हैं। फिर आप आ जाइए सेक्शन नंबर सेक्शन निकल जा रहा है। सेक्शन अगर कभी कह दें गलती से तो आर्टिकल ही मानिएगा उसको, सेक्शन नहीं है, आर्टिकल है। 83 में बताया गया संसद के सदनों की अवधि, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती। लोकसभा अपनी प्रथम बैठक से 5 साल तक चलती है। फिर 84 में बताया गया संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, जो कि इसमें बताया गया है कि तीसरी अनुसूची में जो बताई गई वो, प्लस अगर राज्यसभा का है तो कम से कम 30 लाख, राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष, और लोकसभा के निर्वाचन के लिए उसके पास कम से कम 25 साल की उम्र होना चाहिए। फिर 85 में बताया गया है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में। फिर आप आ जाइए सेक्शन नंबर 93, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। फिर जाके सेक्शन नंबर 100 में सदनों में मतदान रिक्तियों होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति की गणपूर्ति, अगर लोग कम भी हैं तो भी वो उनके द्वारा किए गए काम, संसद द्वारा किए गए काम वैध होंगे, उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर 102 में सदस्यता के बारे में, निरर्हता के बारे में बताया गया है, कब निरर्हत हो जाएगा, कब उस लायक नहीं है, वो सदस्य बनने के लायक नहीं है, जबकि वो भारत का नागरिक ना रहा हो, विकृत हो गया हो, अनुमुचित दिवालिया हो गया हो, ठीक इस तरह की कंडीशंस में वो नागरिक चुनने के लायक, सदस्य चुनने के लायक नहीं होगा। 103 में बताया गया सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय कौन करेगा? तो इस मामले में राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा, मगर इसलिए वो इस अपने विनिश्चय को प्राप्त करने के लिए वो निर्वाचन आयोग की राय लेगा। ये बात हमारी ध्यान रखिएगा। 107 में बताया गया है विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध, धन विधेयक को छोड़ के, धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़ के कोई भी, जो भी 109 अनुच्छेद और 117 में बताए गए हैं उसके अलावा कोई भी विधेयक किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, ये बताया गया। 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, जब एक दूसरे से वो सहमत नहीं है तो संयुक्त बैठक होती है। 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया बताई गई है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, ध्यान रखिएगा हर सेक्शन का नाम हम ले रहे हैं। और विधेयकों की पर अनुमति 111 में है, इसमें क्या बताया गया है, जब विधेयक दोनों सदन पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर सहमति दे देता है। कभी कभार क्या होता है, राष्ट्रपति सहमति रोक लेता है, रोकने के बाद अगर फिर से वो विचार करते हैं दोनों सदन और फिर से राष्ट्रपति के पास जाता है तो अब वो अपनी अनुमति को नहीं रोक पाएगा। 112 में बताया गया है वार्षिक बजट पेश किया जाना, वार्षिक बजट 112 में पेश होता है। फिर 112 के बाद आप आ जाइए सीधे 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। फिर कोई भी सेक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ 1 2 3 1 2 3 बहुत ध्यान से याद रखिएगा। संसद के विश्राम काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, मतलब इसका समझ लीजिए जब दोनों सदन कार्य में ना हो तो राष्ट्रपति ये समझे कि अगर बहुत ऐसी परिस्थिति आ गई है कि मुझे कुछ ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा तो वो एक अध्यादेश पारित करेगा और उसका वही इफेक्ट होगा जो कि संसद का होता, सदनों का होता। मगर पुनः संवेद होने के 6 हफ्ते के पश्चात ये, या संवेद होने के बाद दोनों सदनों ने अनुमोदित इसको मना कर दिया है तो ये लागू नहीं रहेगा, और वैसे ये 6 महीने बाद अपने आप लागू नहीं रहेगा।
इसे राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। 124 यहाँ पर शायद लिखा है हमने, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। संसद डिसाइड करती है। इस टाइम उच्चतम न्यायालय में संख्या, अधिकतम संख्या जो है 33+1 है। जब बना था संविधान तो उस वक्त बहुत कम थी, ठीक, याद रखिएगा। और इसमें अब जो वर्तमान पूछा जाए तो 32 है, 31+1 न्यायाधीश कार्य हैं। +1 का मतलब समझ रहे हैं, वो मुख्य न्यायाधीश है। फिर इसके बाद आ जाइए, इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है, ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे। इसके बाद आ जाइए सेक्शन 129 में बताया गया उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है अपनी उपस्थिति में अगर कोई व्यक्ति अवमानना कर रहा है तो उसके लिए दंड देता है और अपने अभिलेखों को संरक्षित रखता है। उच्चतम 129 बताता है। 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना बताया गया है। फिर 134 में क्या है एग्जैक्टली आप समझ लें, 134 नहीं बल्कि 132 से आप समझें। 132 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील, कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकार है। मतलब उच्च न्यायालय के मामलों की अपील जो होगी उच्चतम न्यायालय में होगी। 132 में बताया गया है। 133 में बताया गया है सिविल मामलों में उच्च न्यायालय के मामलों की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। 134 में बताया गया है दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय में अपील होगी उच्च न्यायालय के मामलों की। 134A में बताया गया है कि उच्च न्यायालय एक प्रमाण पत्र देगा जिसके आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील होगी। 137 में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्अवलोकन का प्रावधान 137 में है। 139 में संसद जो है उच्च न्यायालय को भी जो धारा अब आर्टिकल 32 में रिट याचिकाएं वगैरह निकालने का अधिकार था, वो अधिकार उच्च न्यायालय को संसद प्रदान कर सकती है अनुच्छेद 139 में। 139A में कुछ मामलों का अंतरण है। 139A में मामलों का अंतरण किया जा सकता है। 141 पूर्व निर्णय का सिद्धांत, ये ध्यान रखिएगा। पूर्व निर्णय का सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि उच्चतम न्यायालय के जो भी पूर्व निर्णय है वो भारत के सभी न्यायालयों को मानना पड़ेंगे, उन सभी न्यायालयों में लागू होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। ये हमने उस वक्त बता दिया था आपको। प्रत्येक उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय, ये उच्च न्यायालय में अभिलेख न्यायालय के बारे में बताया गया 215 में। फिर आप आ जाइए 139 का भी बताया हमने आपको, 141 बता दिया। फिर इसके बाद सेक्शन नंबर में आ जाइए आप। 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। फिर ये आपका सेक्शन मतलब भाग खत्म हो जाएगा। भाग 6 शुरू होगा किस अनुच्छेद से? 152 से। 152 अनुच्छेद में क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है, स्टेट की। 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है। 154 में ध्यान से सुनिएगा, अब जितनी भी बात बता रहे हैं वो समझ लीजिए पुराने जो कार्यपालिका है उसी के बारे में सब चीज़ें समझना है आपको। इससे 154 में बताया गया राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल के पास होगी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, ये पूछा जाता है। 155 में बताया गया राष्ट्रपति करेगा। 156 में बताया गया राज्यपाल की अवधि तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है वो, और मैक्सिमम अपने पद धारण से 5 साल तक रह सकता है। तो 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं क्या है? सिर्फ एक चीज होना चाहिए कि भारत का नागरिक हो और 35 साल पूरी कर चुका हो, साउंड माइंड हो। फिर आप आ जाइए 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है क्षमा आदि की, ये बताता है सेक्शन 161। फिर आप आ जाइए सेक्शन नंबर 165 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। फिर 168 में राज्यों के विधानमंडल का गठन। आपको ध्यान रखना है विधानमंडल के में दो सदन वाले राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। ये दो
दो सदन है इनमें, बाकी सब में एक सदन है, ये बात ध्यान रखिएगा। डिटेल्ड पढ़ाएंगे हम इसको आपके बारे में, आपको इसके बारे में। इसका याद रख लीजिएगा फार्मूला टाइप का। AP MP UP, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, MKBT, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, इनमें दो सदन है, बाकी सब में एक सदन है। विधान परिषदों की संख्या क्या होगी? मिनिमम 60, मैक्सिमम 500, ये बताया गया है आर्टिकल 170 में। विधान परिषदों की संरचना 171 में बताई गई है। मिनिमम 40 होंगे, अधिकतम जो विधान सभा है उनके 1/3 होंगे संख्या। अब इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ इसमें ऐसी नहीं है। 200 हमने आपको अभी बता दिया, 215 के बाद, हाँ, विधेयकों, धन विधेयक की परिभाषा इस मतलब 199 में है, ये ध्यान रख लीजिएगा, राज्य के धन विधेयक। और ये 213 में बताया गया है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, मतलब जो 1 2 3 में राष्ट्रपति को शक्ति है, वही 2 1 3 में राज्यपाल को प्राप्त है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। 215 बताया, जो उच्च न्यायालय होता है वो अभिलेख न्यायालय होता है। फिर आपको एक सेक्शन और याद रखना है, 226 में कुछ रिट याचिकाएं निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति बताई गई है। 226 में पूछा जाता है किस आर्टिकल में है। फिर 227 नहीं, 228 में कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण है, 228 में। फिर आप आ जाइए सेक्शन नंबर 230, पूछा गया था HJS में, उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। 231 में बताया गया 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकेगी। 233 आर्टिकल में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और 235 में न्यायिक अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण के बारे में बताया गया है, जो कि उच्च न्यायालय रखता है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र ये ध्यान रखना है कि किस में है। और 239 आर्टिकल में बताया गया संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 AA में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। इसमें से अब आपको सीधे सीधे सारे आर्टिकल नहीं पढ़ने हैं, कुछ कुछ बीच में पढ़ने हैं।
325 आर्टिकल में बताया गया, धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन नियमावली में सम्मिलित किए जाने से अपात्र नहीं माना जाएगा। एक और आर्टिकल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 312 कहाँ गया, 312 में बताया गया है अखिल भारतीय सेवाएं। 312 ये यहाँ नीचे लिखा है, एकदम देख रहे होंगे आप, अखिल भारतीय सेवाएं देख पा रहे हैं। भाग 17 में राजभाषा है और भाग 18 में आपात उपबंध है। आपात उपबंध इंपॉर्टेंट है। अभी हम आर्टिकल 352 में बताया गया है आपात की उद्घोषणा। अगर राष्ट्रपति को लगता है कोई सुरक्षा आंतरिक विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह या सुरक्षा में कोई संकट हो रहा है तो वो आपात की उद्घोषणा करेगा, ऐसा बताया गया 352 में। 353 सेक्शन कहता है आपात की उद्घोषणा का प्रभाव क्या होगा कि सारे कार्य संघ पालिका में चले जाएंगे, राज्य को अपने अधिकार नहीं रहेंगे। 355 में आर्टिकल में बताया गया बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति की राज्य की सुरक्षा करने का कर्तव्य हो जाएगा संघ का। संघ का कर्तव्य हो जाएगा राज्य के सुरक्षा करना 355 में। फिर आप आ जाइए 356, राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध क्या होगा, सारे के सारे काम जो संघ है वो अपने पास ले लेगा और जो भी वो उन मामलों में भी विधि बना सकेगा जो राज्य बनाते थे, राज्य इसके लिए प्राधिकृत थे। एक सेक्शन यहाँ पर आपको 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन, ये अपने आप निलंबित हो जाते हैं अनुच्छेद 19 के उपबंध जैसे ही आपात की उद्घोषणा होती है। और 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन। इसमें क्या करता है राष्ट्रपति, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जितने भी आपको मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं सबको निलंबित कर देता है। ये बात पूछी गई है कई बार। फिर आप आ जाइए 359 हो गया, फिर आ जाइए 360 में। 360 में वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है। ये पूछा जाता है वित्तीय आपात से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है, आर्टिकल है, तो 360 आपको बताना है। 360 के बाद आप आ जाइए, अब आ जाएगा आपका भाग, एक मिनट, भाग जो है 18 हो गया। भाग 20 में आता है संविधान का संशोधन। पूछा जाता है संविधान का संशोधन किस भाग में है, तो भाग 30 है। और आर्टिकल भी पूछा जाता है, आर्टिकल 368 है 368 आर्टिकल में बताया गया है संविधान का। यहाँ पर देखिए आप 368 संविधान में संशोधन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसमें इसको हम पढ़ते हैं, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। क्या मतलब हुआ, संसद जो होगी, संसद कोई भी संशोधन करने के लिए संविधान में प्रक्रिया जो वो अपना निर्धारित करेगी और कोई भी संशोधन कर सकती है। हालांकि इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट वाद है, केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला 1973, इन्होंने कहा था कि कोई भी संशोधन करे संसद मगर मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। 370 के बारे में आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष उपबंध था जो कि हटा दिया गया है। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में उपबंध है। फिर उसके बाद आप ध्यान से समझ लीजिए किन किन राज्यों के बारे में। 371 का में नागालैंड और नागालैंड राज्य के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। इसको ऐसे याद रख लीजिए, नागालैंड का में है 371 का में नाअग मड़िया सीमी अड़ुगोक। नागालैंड का 71 का में है, असम का 71 बा में है, मणिपुर गा में है, आंध्र प्रदेश घा में है, सिक्किम एफ में है, मिजोरम जी में है, अरुणाचल प्रदेश एच में है, गोवा आई में है और कर्नाटका हड़ुगोक जे में है। इतना ये सब राज्यों के बारे में विशेष उपबंध के बारे में बताए गए ये सारे सेक्शन। ठीक, 312 हमने बताया था, ये है आपका भारतीय अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित। अब आप एक लास्ट सेक्शन समझ लीजिए 393 में क्या बताया गया है,
अनुच्छेद के अनुसार इसे भारतीय संविधान कहा जाएगा। मतलब पूछा जाए भारतीय संविधान खुद कहाँ परिभाषित है तो 393 में है। टोटल अनुच्छेद 395 हैं और इसमें भाग 12 हैं पूरे संविधान में, भाषाएं 12 हैं, भाग 12 हैं और एग्जैक्टली 385वां जो अनुच्छेद है वो निरसित कर दिया गया है, निरसित है वो। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे, उसका निरसन कर दिया गया। अब आपको हम अनुसूची के बारे में बता दें थोड़ा सा, बस ये लास्ट टॉपिक है। अनुसूची का मतलब है पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है। पहली अनुसूची बहुत शॉर्ट में समझ लें। पहली अनुसूची में राज्य और संघ क्षेत्र है, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति और राज्यों के बारे में विशेष उपबंध है या राज्यसभा के अध्यक्ष, इन सब के बारे में विशेष उपबंध है। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया। मतलब पांचवी अनुसूची में बाकी सारी जनजातियों के अनुशासन के क्षेत्रों अनुशासन के बारे प्रशासन के बारे में। छठी में ये राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में है। ये दो धाराएं, दो अनुसूचियां हैं। सातवीं अनुसूची में सातवीं अनुसूची जो है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची से संबंधित है। सूची एक संघ सूची है, संघ सूची दो संघ राज्य सूची है, सूची 3 समवर्ती सूची है। आठवीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। नवीं अनुसूची अनुच्छेद 11 खा से संबंधित है, जिसमें बताया गया है कि कोई भी नियम अधिनियम जो है बना दिया गया हो और उस पर निर्णय दिया जाए तो वो अगर इस संविधान में किसी का उल्लंघन कर रहा है और वो निर्णय दे दिया जाए तब भी वो उसका शून्य निर्णय नहीं माना जाएगा। अगर बहुत ज़रूरत पड़ती तो संसद के समक्ष वो प्रस्तुत किया जाएगा। और डिटेल्ड इसमें हमें आगे आपको इसके बारे में बताना है क्योंकि कम टाइम में सिर्फ आप शॉर्टकट में समझ लें। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध किया गया है। 11वीं अनुसूची में कृषि के बारे में बताया गया है, मतलब गांव से रिलेटेड है। यहाँ पर हमने लिखा है 11वीं अनुसूची पंचायती राज या गांव की कोई भी चीज़ आएगी तो आप 11वीं अनुसूची कर देंगे। 12वीं अनुसूची जो है नगर से संबंधित है। ये दोनों अनुसूचियाँ अभी बाद में जुड़ी हैं। प्रारंभ में सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थीं, ये बात ध्यान रखिएगा जब संविधान बना था। और 12वीं अनुसूची नगर से संबंधित हो गई, ये बात याद रखिएगा। फिर एक चीज़ 2-3 पॉइंट इसमें हम आपको बता दें। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान अस्तित्व में आया था, ये बात याद रखिएगा। एक और चीज़ इसमें आप ध्यान रख लीजिए कि इस टाइम जो आपके CGI हैं वो DY चंद्रचूड़ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ ये जानकारी आप दूसरों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत कम टाइम मिला है इसलिए हमने बहुत शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया है। अब हम मेंस के लिए आपकी पूरी डिटेल्ड स्टडी कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।